धक्कड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी पर विशेष चर्चा करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जो रोचक रूप से घटता है उससे भी आपको रूबरू कराने का करते हैं प्रयास, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। और आज तो उनसे हम बात करेंगे आर्मी एयरफोर्स चीफ मार्शल के बयान को लेकर, जिन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और राफेल को लेकर भी कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं फ्रांस की धरती से। चाइना तो राफेल का पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबरों की शुरुआत करते हैं रूस और यूक्रेन जंग से। यहां बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है, मुझे बड़ी रोचक लगी वो रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट ये कहती है कि यूरोप से ही कमा रहा है रूस और यूरोप के लगे सगे यूक्रेन पर ही खर्च कर रहा है। क्या कहलाती है ये रिपोर्ट? उन्हीं के देशों में से खास ने जो लातविया या नाम नहीं याद आ रहा है, जो भी है उनका यहाँ का एक एनजीओ बेस्ड है, इकोनॉमिक सर्वे एंड वॉर इंडस्ट्रीज की वो करते हैं। तो इनका अपना है, बेल्जियम का है संभवतः, इनका अपना खोज है कि जो रिपोर्ट आया है बीबीसी में कि यूरोपियन यूनियन को तेल बेचकर रूस ने जो कमाया है जब से युद्ध शुरू हुआ है, यानी वैसे कहें तो 1200 दिन पूरे होने वाले हैं, 3 साल से अधिक हो गए, 883 बिलियन यूरो, डॉलर मुझसे भी ज्यादा हो जाएंगे, 900 के आसपास हो जाएगा जो भी है, और यह भारी मात्रा में है। इसका एक हिस्सा यानी जो 220 बिलियन यूरो से ज्यादा है वह वैसे देशों से है जिस पर बैन लगाया गया है, इन्होंने माना है। और यूरोपियन यूनियन जो कि पूरी की पूरी तरह यूक्रेन के साथ है, उस पर 200 बिलियन यूरो का मतलब उससे रूस ने मुनाफा कमाया है। और इसका केवल 1/3 हिस्सा यानी अधिक से अधिक 60 से 70 बिलियन यूरो इन लोगों ने, यूरोपियन यूनियन ने, इन लोगों ने मिलकर यूक्रेन को दिया है। हालांकि इनका लक्ष्य है, खासकर यूक्रेन ने जब से अपने क्षेत्र से पाइपलाइन को जाना बंद कर दिया है, ये लोग जब कुर्स में घुसे तो उसी समय 5-6 महीने से अधिक हो गए, तब से तकरीबन 5% मुनाफे में कमी आई है। लेकिन उसके रिपोर्ट में यह भी कहते हैं कि इनके द्वारा ना भी होता है तो रूस का तेल यूरोप के कई कंपनियों के तेल में मर्ज होता है कहीं जाके और बिना रूस का नाम लिए हुए बिकता है, यानी रूस का फायदा जो है सो बरकरार है। और अमेरिका ने शुरुआती दौर में कहा था कि आप इतने डॉलर अधिक पे नहीं बेच सकते हैं, उससे भारी संख्या में, मतलब भारी मात्रा में अधिक डॉलर बेच रहा है। हालांकि वर्ल्ड का जो रेट है उससे थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, यह रूस की मजबूरी है और लोग खरीदता भी सस्ते होने के कारण। यानी रूस का जहां तक इकोनॉमिक पावर है उन्हीं लोगों से बढ़ रहा है जो किसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, और साथ साथ वॉर इंडस्ट्रीज भी इस मुनाफे का हिस्सेदार है। जी, मेरा सवाल उलट के है, कभी ऐसी कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिलती है, बीबीसी हो, सीएनएन हो, तमाम, जो ये बताएं कि यूक्रेन जो है पीड़ित बनकर कितने देशों का पैसा डकार गया है, असल मायने में उसने पैसा जो है लड़ाई में कितना खर्च किया है और कितना इधर उधर कर दिया है। वो रिपोर्ट आज ये भी छाप रहा है बीबीसी कि जो उत्तर कोरिया है उसको जो है बहुत सारे हथियार दिए हैं रूस ने, और उसके बदले उत्तर कोरिया के सैनिक आकर जो है वो लड़ रहे हैं रूस के अंदर। वो रिपोर्ट ये भी छाप रहा है आज कि देखो ये जो दमकल कर्मी हैं यूक्रेन के, वो बेचारे कैसे अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन के लोग उसको बेचारे क्यों नजर नहीं आते हैं? मैं खासकर मीडिया की बात कर रहा हूं, बीबीसी और सीएनएन की। देखिए, जहां तक यूक्रेन की बात है, उनका बनाया हुआ बेबी है, उनका बच्चा है, जो कि बहुत पावरफुल है, एक आतंकी देश के रूप में भी कहीं ना कहीं से साबित हो रहा है। और आतंक जो है सो केवल रूस में ही नहीं बल्कि अफ्रीका और अन्य जगहों में भी वो भेजता है जो उसके खिलाफ बात करते हैं, या जहां अमेरिका या नेटो चाहते हैं कि तुम्हारा भी बंदा है, और उसी तरह का काम कर रहा है जैसे मोसाद, CIA या MI5 या 6 काम कर रहा है। जहां तक रूस के लोगों के प्रति बात है कि उनके प्रति सहानुभूति क्यों नहीं है,
जबकि खुलेआम रूप से दौड़ा दौड़ा के यहाँ के युवकों के वहां पुलिस पकड़ रही है कि तुम आर्मी में जाओ, देश के लड़ो। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा है दुनिया के मजदूरों, उनके बच्चों के लिए, जो युवक है, कि तुम्हें जबरदस्ती वह देश खींच के ले जाएगा लड़ने के लिए और मरने के लिए तैयार करेगा जिसका जीडीपी बढ़ता है तो चंद पूंजीपतियों के हाथ में जाता है, वॉर इंडस्ट्रीज के हाथ में जाता है, तेल के बड़े बड़े जो कंपनी है उनके हाथ में जाता है। तो ये सब चीजें तो हो रही हैं। जहां तक यूक्रेन में है, यह खुलेआम है, यह अमेरिकी पत्रकारिता में भी, जहां तहां यूरोप में भी आ चुका है कि यूक्रेन का प्रशासन आज दुनिया के सबसे भ्रष्ट प्रशासनों में से एक है। लेकिन इसकी ज्यादा चर्चा वैसे नहीं करते हैं जैसे यहां पे करते हैं, और वहां के भ्रष्टाचार को यदि चूंकि यूक्रेन की सरकार करती है, वैसे ही जिसे अन्य देशों में है, उसको यदि वह सत्ता के साथ है तो उसको कहा जाता है कि वह देशवादी राष्ट्रवादी भ्रष्टाचार है, इसलिए उसके खिलाफ अब आवाज ना उठाए। जी, क्या इसी सब के चलते यानी कि अपना दबदबा बरकरार रखा जाए, जो अमेरिका अपनी सोच अपनी विचार है वो तमाम पूरे यूरोप पे थोपे रखे, नेटो का चीफ भी इस बार अमेरिका का जनरल बनाया जाएगा? वैसे बाय द वे जब से नेटो बना है, बाय एंड लार्ज अमेरिका का ही चीफ उसका नेटो का हेड होता है। लेकिन अब चूंकि अमेरिका कह रहा था कि मैं नेटो छोड़ रहा हूं और नेटो अपनी देखभाल खुद करे, तो इस पर जब उनसे पूछा गया उनके डिफेंस मिनिस्टर हेगसेट से, तो उन्होंने कहा था कि हम अंकल सैम, यानी अंकल है सबके हैं, हम बॉस हैं, उससे हम अंकल शकर, यानी हम पीछे पीछे चलने वाले चमचा नहीं बनेंगे, चूसने वाले चाटने वाले नहीं बनेंगे। चाटने वाला संभवतः ज्यादा उसका हिंदी का बेहतर अनुवाद होगा शकर का, और इसलिए हमारा जो जनरल होगा वो तुम्हारे जनरल होगा, भले ही पैसा देना दे। जी, बिल्कुल सही बात है। दादागिरी हमारी ही रहनी चाहिए, दरोगागिरी हमारी ही रहनी चाहिए। 2 जून को बताया जा रहा है फिर से इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत शुरू होगी। ये बातचीत खुद ये लोग अपना आप कर रहे हैं। इसमें जो है हम कह सकते हैं एक तरीके से मध्यस्थता तुर्की की है, लेकिन जो बातचीत ट्रंप ने शुरू करवाई थी सऊदी अरब में बैठकर, उसका क्या हुआ? सऊदी अरबिया का ही एक्सटेंशन है जो तुर्की में हो रहा है। सऊदी अरबिया से क्यों बाहर गया मुझे नहीं पता। संभवतः सऊदी अरबिया अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा था, या कहीं ना कहीं से ज्यादा न्यूट्रल हो रहा था, जो यूक्रेन को या नेटो को नहीं पसंद आया। वैसे सऊदी अरबिया के न्यूट्रल होने का कोई खास सवाल नहीं होता है, इसलिए उन्होंने अपने यूरोप में ही रखना चाहा, और उसको खासकर जो कि नेटो का मेंबर है, इसलिए तुर्की में हो रहा है। इसमें जहां तक बात है, रूस की तरफ से तैयारी हो गई है। रूस ने अपना दस्तावेज जो उसका आधार बनता है दोनों के बीच के युद्ध को अभी रोकने के लिए, उसने यूक्रेन को दे दिया है और कहा कि हमारे लोग तैयार हैं। यूक्रेन ने अभी तक कोई इसका जवाब नहीं दिया है। देखते हैं यूक्रेन क्या करता है और आगे किस तरह से बातें बढ़ती हैं। लेकिन कम से कम इतना ही है कि 1000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर का अदला बदली हुआ और दोनों एक दूसरे से बात करने को तैयार हैं। और अगले चरण में जहां तक मेरी समझ है वह यह होगा कि एक दूसरे को, जो कुछ समय के लिए शुरुआती दौर में था 1 महीने के लिए, कि एनर्जी सेक्टर को ना मारे, जो कि मुश्किल है लेकिन फिर भी हो सकता है। सिविलियन संस्थानों पर ना मारे, यानी यह यूक्रेन के पक्ष में जाएगा, क्योंकि जो बाहर से जितने भी विदेशी एक्सपर्ट या टेररिस्ट या नेटो के लीडर आते हैं, वह जानबूझ के सिविल होटल में ठहरते हैं, जिसको रुक रुक के रूस तबाह करते रहता है और शोर मचाता है। यूक्रेन जेलेंस्की तक कहता है कि हमारे इतने सिविलियन को मार दे, ताकि उसके आड़ में करता है। लेकिन ये 2-3 चीजें आएंगी जरूर यदि रूस तैयार होता है तो। इन खबरों में कितनी सत्यता है, कितना दम है कि लड़ाई अब फैलने वाली है? जर्मनी ने जिस तरीके के तेवर दिखाए और वो कह रहा है कि यूक्रेन में जाकर वो हथियार बनाने की फैक्ट्री भी लगाएगा, उससे रूस जो है जर्मनी पे हमला कर देगा, क्या लग रहा है या बस हमारे यहाँ का मीडिया माहौल बना रहा है? बस देखिए, तो हम इसकी बात कर ही चुके हैं कि रेड लाइन एक एक करके क्रॉस किया गया है, वह ठीक है। दूसरा चीज जो हवा बनाया गया था कि पाश्चात्य देशों की, खासकर अमेरिका, जर्मनी, इनका जो वेपन सिस्टम है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। और इसके बाद से एक एक करके जब इन्होंने टैंक भेजना शुरू किया, अमेरिका का आया, फिर उसके बाद से जर्मन और बाकी सब आया, और उसकी मिट्टी पलीद हो गई। शुरुआती दौर में भले ही उन्होंने कुछ दिखाया, लेकिन रूसियों ने बड़ी जल्दी ही उसका काट निकाला। और अभी कहते हैं कि लॉन्ग रेंज का मिसाइल, जैसे अमेरिका का अटैकम आया है, उसी तरह से अब जर्मनी का टॉरस है, और यह बड़ा जबरदस्त है, बड़ा भयानक है, बैलिस्टिक मिसाइल या जो भी है, और वह अमेरिकी F-16 से भी छोड़ा जा सकता है। यानी इनका कंपैटिबिलिटी है, या जो MLRS है
जो ग्राउंड से किया तो उससे भी इसको इसको छोड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है। और यह जो है सो इन्होंने प्रतिबंध तो हटा ही दिया, रूस के किसी भी ठिकाने में मार सकता है, और हम रूस को इस बार हम जरूर हरा देंगे, इसे हम जाते हैं तो। लेकिन जब जर्मनी ने देने से, अंदर से बनने से मना हो गया, तो ये कहते हैं हम जाके यूक्रेन में ही पैदा करेंगे, यूक्रेन के साथ मिलके। इतनी धृष्टता दिखाई, तो इस पे इन लोगों का कहना है, इनके विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर पुतिन ने, कि भाई आने दो, हम देख लेंगे। नंबर 2 जो सबसे बड़ी बात फिर से कहा इस पे, इनके विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि हमें अधिकार बनता है कि कोई भी हथियार कहीं भी बनता है जो हमारे खिलाफ हो रहा है, हम उसके खिलाफ आक्रमण करेंगे। ऐसा नहीं कि इन्होंने पहली बार कहा है, ठीक है। और लेकिन फिर कहा एक चीज और, इन्होंने फिर से उस तरह के वेपन सिस्टम का जिससे कि एटॉमिक बम लॉन्च किए जा सकते हैं, फिर से इनको दिखाना शुरू किया कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो आपने कहा वो बात सही है कि हम और उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि रूस के तरफ से काउंटर धमकी है या वास्तव में इस दिशा में हम कुछ बढ़ते हैं। जी, मान लेते हैं लड़ाई बढ़ जाती है, तो ट्रंप के उस सपने का क्या हुआ जिसमें वो नोबेल पुरस्कार लेना चाहता है? ट्रंप के जो पहले वाले इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, क्या नाम था, पतले जॉन कैर्बी, हुआ चेहरा, किर्बी, या जो भी दूसरे रहे हों। जी। तो इनका कहना है कि मैं ट्रंप को अच्छी तरह जानता हूं, एनएसए ने कहा। और यह जो है इनका बहुत पहले से ही मन था कि कहीं ना कहीं से, मतलब जितने भी तानाशाह होते हैं और अधकचरे जानकारी में होते हैं, उनको बड़ी इच्छा होती है कि लोग प्रशंसा करें। तो नोबेल पीस प्राइज के लिए बहुत मतलब ललचाए हुए हैं। पिछली बार में जब वे जापान गए थे तो उस समय के प्रधानमंत्री अबे से उन्होंने कहा था कि मेरा नाम यदि आप प्रस्तावित करते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो लेकिन ये बुरा माने ना माने, अबे ने इसको प्रस्तावित नहीं किया अपनी तरफ से। इस बार पूरी जोर लगाए हुए, और इस एनएसए का कहना है कि भाई जो भी हो, यह उसके लिए यह यूक्रेन को भी त्यागने को तैयार है। और ट्रंप जो है सो बड़े बेचैन है कि इस बार पीस प्राइज इन्हें नोबेल का मिलना चाहिए। जी, चलिए, इनकी तमन्ना पूरी हो। वैसे इन्हीं लोगों के अपने हाथ में होता है किसको क्या देना है और क्या लेना है। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो अमेरिका से जुड़ी हुई। इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने तो ऐसा लगा था कि ट्रंप को झटका दे दिया टैरिफ के मुद्दे पर, लेकिन जैसे ही ट्रंप फेडरल कोर्ट पहुंचे तो राहत मिल गई। दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीचे वाले में जो भी फैसला था उस पे भारत को उसने झटका दिया, क्योंकि वहां पे इन्होंने लिखित रूप से दिया कोर्ट को कि ट्रेड वॉर के कारण, ट्रेड कंट्रोल के कारण, टैरिफ के कारण, यानी व्यापार के कारण हमने पाकिस्तान और भारत को घुटनों पर ला दिया। उनके बीच में 4 दिन का युद्ध जो आगे बढ़ता, और शायद एटॉमिक न्यूक्लियर पावर और एटॉमिक बॉम्ब के मतलब इस्तेमाल होता, उसको हमने इसे कारण रोक दिया। और इसलिए लोअर कोर्ट ने, ट्रेड कोर्ट ने मान लिया था। लेकिन जब फेडरल कोर्ट यानी उसके हायर कोर्ट में जाता है तो उन्होंने कहा जो भी है, लेकिन इसके कारण जो तुमने दुनिया में तबाही मचा रखी है वह गलत है, हर चीज पर प्रतिबंधित कर रखा वो गलत है, और इसको खारिज कर दिया। जी, ठीक है, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हार्वर्ड के मुद्दे पर भी लगता है ट्रंप को कोर्ट से झटका लग गया है, जो विदेशी छात्रों के एडमिशन से जुड़ा हुआ मामला था सर। हाँ, जहां ऊपर के मुद्दे पर यूएस के फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के पक्ष में वर्डिक्ट दिया, यानी लोअर कोर्ट, ट्रेड कोर्ट का जो फैसला था टैरिफ पे जो पाबंदी लगाने की बात थी उसको हटा दिया, और यहां पे ट्रंप के खिलाफ हो गया। वह कहते हैं कि इस तरह से तुमने स्टूडेंट का आना जाना बंद कर दिया और उनके पढ़ने की बात बंद कर दी। जो इंटरनेशनलिज्म था हमारे यहाँ उसको कर रहे हो तो गलत चीज है। इस पे महत्वपूर्ण एक जो स्टेटमेंट आया है चीन के विदेश मंत्री या उप विदेश मंत्री या उनके मंत्रालय से, वह यह है कि जो लोग हमारे यहाँ से अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, 18 वर्ष के, 20 वर्ष के हैं, उनको वीजा मिलने के बावजूद वह डरे हुए हैं कि पता नहीं वीजा कब कैंसिल हो जाए, पता नहीं वहां जाने के बाद क्या हो जाए। यानी एक अनिश्चितता का जो माहौल अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद बना है, और जिस तरह का भय का माहौल पैदा किया गया है, वह पूरे अमेरिका ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले लोगों, छात्रों पर बड़ी भयावह रूप से है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि वहां जाना बंद करो यार, और अपने अपने देशों की सरकार से कहो कि भाई हमें शिक्षा का पूर्ण रूप से वह व्यवस्था दो, वह सुविधा दो जो हम बाहर में जाके करते हैं। यहां तक कि पोलैंड, यूक्रेन और बांग्लादेश तक में भी पढ़ने जा रहे हैं, वह चीजें बंद होनी चाहिए। ठीक है,
जी जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि बराक ओबामा ने कहा था कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, वैसे ही ट्रंप ने अब कहा है कि गुड स्टूडेंट और बैड स्टूडेंट। हम चाहते हैं विदेश के छात्र हमारे यहाँ पर आकर पढ़ें इस अदालत के फैसले के बाद, लेकिन वो यहाँ का पर आकर माहौल खराब ना करें। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऐसे मौकों पर दरवाजा बंद रखना चाहिए, मैक्रो का मजाक उड़ाते हुए ट्रंप ने कहा है, क्योंकि खबर चल रही थी कि मैक्रो की पत्नी ने उनको थप्पड़ जड़ दिया। तो इनका अपना चाल चरित्र और चेहरा क्या रहा है सर? वही देखिए, मैं यही कहने वाला था कि लड़की का इंतजार कर रहे हैं बाथरूम से आके उस रूम में बैठ के नंगे होकर, और वो दूसरों की बात कर रहे हैं कि दरवाजा खटखटाना चाहिए। हालांकि मजाक कर रहे हैं, लेकिन इस मजाक में मैं कहूंगा कि हिलारी क्लिंटन ने, जब क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की की बातें हंगामा हो गई थी 1995 में, जी। और यह सामने आ गया था, इसके बावजूद कि वो दरवाजा बंद था, लेकिन यह बातें आगे खुल गई, और उसके बाद से हिलारी क्लिंटन ने इनका चेहरा नोच लिया था, यानी मिस्टर क्लिंटन का, और बाहर में आए थे। तो कहां कहां तक दरवाजा बंद रखोगे? तुम्हारे पाप का घड़ा फूटता, ये बात नहीं मानता हूं, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर इतने कैमरे लगे हुए, इतने फोकस लगे हुए, यहां तक कि तुम्हारी बीवी भी, जो जब थप्पड़ लगने की बात हुई थी, हालांकि मैंने जो देखा था उसमें उन्होंने धक्का दिया था, और लिप रीडिंग यानी जो बोल रही हैं वो अपने फ्रेंच भाषा में, और उसका वीडियो का जब लोगों ने पढ़ा, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, लिप मतलब होठ से जो बोल रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, क्या बोल रहा है, उसमें ये इनकी बीवी ने ये कहा था कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरे से कोई संबंध नहीं रखो। जी। चलिए, और हम भी जानते हैं कि ट्रंप के कैसे मुकदमे अदालतों तक पहुंचे और किस तरीके से पॉर्न स्टार के साथ क्या क्या करते हुए पकड़े गए थे, और उसका मुंह बंद रखने के लिए कैसे इन्होंने पैसा दिया था। लेकिन जहां दूसरे की बात आती है तो सवाल तो उठा ही सकते हैं। व्हाइट हाउस से आंखों पर काली पट्टी बांधकर निकले मिस्टर मस्क, वो छोड़ दे चुके हैं व्हाइट हाउस को, अब उस पर सफाई दे रहे हैं कि सब वो बेटे की वजह से ऐसा हो गया। इनका मतलब फेयरवेल पार्टी था, और जब इनसे पूछा गया, एक प्रवक्ता ने, फॉक्स वाले ने पूछा, तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे खिलाफ में, बेटे पर बाद में आता हूं, मेरे खिलाफ में न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ आया। न्यूयॉर्क टाइम्स वही है ना जिसने कि झूठ मूठ करके ईरान गेट के तर्ज पे जो एक दूसरा रिपोर्ट बनाया था, रशिया गेट, और उसके कारण उसको जो प्राइज मिला था उस पे, जो कि पुलिट्जर प्राइज वहां के लिए बहुत बड़ा मतलब प्राइज होता, वो मिला था। तो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, अपने बारे में जब पूछा गया तो नहीं बताते हैं, और जो उनके आंख पर हल्का सा निशान लगा हुआ है काला सा, तो पूछा जा रहा है तो कहते हैं कि जो मेरा बेटा एक्स है, मैंने कहा था घूसा मारो, और उसने घुसा मारा, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो गया होगा। बाहर आके देखा तो ये हो गया है। तो इस पर वो ट्रंप की तरह मुड़ के देखते, तो ट्रंप ने कहा कि यदि आप सही में इनके बच्चे को जानते हैं तो बड़ा ही मतलब इस टाइप का हो मार सकता है, और उस 5 साल के बच्चे को लेकर हर जगह घूमते रहते हैं, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे वहां जाए, और लोग बड़ी खुश हो रहे हैं कि भाई देखो बेटा तक को भी ला रहे हैं, कंधे पर उठा कर रहे हैं। वह सारी हवा हवाई हो गई है। हालांकि मुझे संदेह है पूरी तरह से कि 5 साल के बच्चे ने इस तरह के घूसा मारा कि यहां पर इनको काली दाग हो गई। जी। जूनियर RF कैनेडी क्यों चर्चा में है सर? जूनियर, ये देखिए बड़े बड़े लोग जो अमेरिका के हैं, जहां तक कहाँ है, वैसे मैं फॉक्स ने जो क्वेश्चन पूछा था वह इस पे था कि एलॉन मस्क जो है सो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, इस पे ये हंगामा होके और यह काली आंखों तक की बात आ गई थी। जहां तक आप F कैनेडी जूनियर की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने एक वो बनाया था कि एक ऑस्टिन बीमारी, जो कि मतलब आप बाहर की चीज नहीं समझ सकते, नहीं सकते, हिलते रहते हैं, और यह ऑस्टिन जो है एक खोज हुआ, इन्होंने दावा किया था, मेडिकल साइंस ने खोज किया था कि ये कोविड-19 के वैक्सीन के कारण हुआ है। जी। अब पता चला है, जो जिसके दावा कर रहे थे उन्होंने कहा हमने इस तरह की कोई भी टीम नहीं बनाई थी, खोज करी ना, हमने कोई खोज की थी ना कुछ किया था। और इस तरह से इनके बारे में आ रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के आधार पर इन्होंने कहा था मेक अमेरिका हेल्थ अगेन या हेल्दी अगेन, और कहते हैं कि इसके जैसा बड़ा झूठा बड़ा मुश्किल से मिलता है। और बल्कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया है कि दूसरे देशों में जाकर ढूंढो तो शायद इसके बराबर झूठ मिल जाए। ना आग है ना धुआं है, लेकिन अपनी बात कह रहे हैं। जी। मुझे लगता था हमारे यहाँ पे ऐसे नेता हैं जो दिव्य ज्ञान की बातें करते हैं, जैसे आपको याद होगा जो हमारे देश के अभी कानून मंत्री हैं, मिस्टर जो भी नाम उनका है,
अर्जुन मेघवाल, वो जब कोरोना आया था तो कहते थे कि भाभी जी के पापड़ खाओ उससे कोरोना चला जाएगा। तो ये भी कमाल के लोग हैं। खैर, अब गाजा का रुख कर लेते हैं, मिडिल ईस्ट का रुख कर लेते हैं। यहाँ पे जो बड़ा अपडेट है वो ये कि इसराइल ने सहमति दे दी है। अमेरिका ने कोई प्रस्ताव पेश किया है जंगबंदी का, हमास उस पर तैयार नहीं हो रहा है, उसको लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। उसको मैं आपके सामने सुबह रख चुका हूं इसराइल पैलेस्टाइन क्लेश वाले बुलेटिन में। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर बात कर लेते हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री के नेतृत्व में अरबों के कई सारे विदेश मंत्री कल यानी संडे के दिन जाना चाहते हैं वेस्ट बैंक रामल्ला, और इसराइल जो है वो कह रहा नहीं जाने दूंगा। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्यों हो रहा है, वो रोक क्यों रहे हैं? पहली बात कि कार्यक्रम जो बना रहे हैं वो मूर्खता वाली बात थी। वो फ्रांस के भी लोगों को नहीं आने दे रहे हैं, वहां के एमपीज वगैरह जितने हैं इनको पता होना चाहिए था कि नहीं होंगे, लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बड़ा ही मतलब वेस्ट बैंक के में जो फिलिस्तीन है, पैलेस्टीनियंस हैं, उनके खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। और नेतान्याहू ने खुलेआम कहा है कि इसको भी हम यहूदियों की बस्ती बना देंगे, यानी जो सेटलर्स हैं वो कर देंगे, और बाकी जो ओरिजिनल वहां के अरब निवासी हैं उनको हटा देंगे। तो ये दिखावा है और कुछ नहीं है। चलिए दिखावा के सही है, लेकिन एक मतलब हंगामा लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इनको आने जाने की कोई भी बात बनती नहीं। यदि वास्तव में इनकी इच्छा है कि इजराइल ऐसा ना करे, जैसा आपने सही कहा कि इजराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है, यहां तक कि वह सीरिया में भी फिर से बॉम्बिंग कर रहा है और वैसे लोगों को बर्बाद कर रहा है जो सीरियन अरब आर्मी से कहीं ना कहीं रिलेटेड थे या वहां के जो आतंकी थे उनको मार रहा है। फिर से इसने बॉम्बिंग की है लेबनान में, फिर से वो हर जगह कर रहा है और पूरा जनसंहार ज्यादा जारी है गाजा पट्टी में। यदि इन लोगों ने गद्दारी ना की होती, इन लोगों ने अपने यहां से तेल और अमेरिकी और जर्मन जितने अस्त्र शस्त्र आ रहे थे नहीं जाने दी होती, इन लोगों ने पाबंदी लगाई होती, तो आज इजराइल की इतनी ताकत ना बनती, ना ही सीरिया बुड़ता, और संभवतः पैलेस्टीन को पूर्ण राज्य की स्वतंत्रता मान्यता भी मिल चुकी रहती। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखते हैं 17 से 20 जनवरी जून के बीच ये लोग जो मीटिंग करने जा रहे हैं न्यूयॉर्क में, उसमें क्या निकल के आता है। लेकिन हूती जो हैं वो बड़ा कमाल कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने वहां के एयरपोर्ट को तो ठप कर ही दिया और सीधे अब कह रहे हैं कि भैया जो तुम्हारे यात्री विमान है अब उनको निशाना बनाएंगे। उससे कैसे देखते हैं? यात्री विमान का निशाना बनाने तो एक खतरनाक है कि किस हद तक सफल होते हैं नहीं होते हैं कहना मुश्किल है। हालांकि उस यात्री विमान में मैक्सिमम जो हो सकता है पैसिव एयर डिफेंस, यानी वो डायरेक्ट जो मिसाइल आ रहा है उसको नहीं मार सकते हैं, लेकिन चाफ एल्यूमिनियम के छोटे छोटे करेंगे ताकि मिसाइल उसके तरफ हो जाए। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आती है कि हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए एयर इंडिया है या दूसरे हैं, इसमें इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, आईकाओ के हिसाब से, इंटरनेशनल सिविल एविएशन के हिसाब से, इनके ऊपर किसी भी तरह से आक्रमण करना बिल्कुल यह युद्ध अपराध है। तो खैर जो भी है, इन लोगों ने समुद्र से रेड सी में बंद कर दिया। इनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भी तकरीबन बंद करने के चक्कर में, उस धमकी के बाद से जो भी इजराइल में जा रहे हैं, तेल अवीव या दूसरे जगहों के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे हैं, उन सबको बहुत बार सोचना पड़ेगा। यानी जो काम अरब के गद्दार देश नहीं कर सकते थे या नहीं किए, उसको ये लोग यहूदी अलग से कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट को नहीं मारना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हूती गरीब मुल्क से आते हैं, यमन से, लेकिन फिर भी किस तरीके का जज्बा गाजा के लिए दिखा रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी का, और यहां सबसे पहला आप ही के डिपार्टमेंट का जिक्र कर लेते हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जो सवाल उठा रहे हैं कि भैया टाइम पे कुछ मिलता ही नहीं है। इस दौर में सवाल उठाना क्या कहलाता है सर? जी देखिए, इस पे बहुत सारे मतलब सवाल उठ चुके हैं, बहुत डिटेल में आ चुका है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे फौजी जो हायर रैंक के हैं वो एकदम खामोश है। कहीं ना कहीं से उनकी खामोशी जो है मतलब वो घुटने वाली है। लेकिन इसमें हमारे जो पूर्व एक एयर चीफ मार्शल है, इसके पहले वाला नहीं और पहले जो वीआर चौधरी, उन्होंने इनकी बात का सपोर्ट किया है। मुख्य रूप से यही है कि हमारे पास जो भी हम कहते हैं, हमारे जो ये लोग हमारे हैं जो बीआरडी है या दूसरे डीआरडीओ है, और जो भी ये वादा करते हैं, एक तेजस से लेकर दूसरे जितने भी फाइटर प्लेन या जो जितने भी मिसाइल है जो भी बनाने की बात करते हैं, वो 10-10 वर्ष निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या होता है। वह देने में असमर्थ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं और भी जो आया है कि हमारा आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की जहां बात हो रही है, 42 स्क्वाड्रन के लिए ऑथराइज्ड है।
42 स्क्वाड्रन, वास्तव में जो कि 32 या 34 स्क्वाड्रन होता था कुछ समय, अभी घट के 30 स्क्वाड्रन हो गया है इस बीजेपी के काल में, और घट के अभी 28 हो जाएगा। इस ढंग से चलता रहा, एक दो और स्क्वाड्रन के जो पुराने जहाज हैं MiG-21 वगैरह वगैरह, वह सब खत्म हो रहे हैं, तेजस वगैरह आने की कोई संभावना नहीं बनती है। यानी कुल मिला के 100 से 150 विमानों की हमारे यहाँ कमी है, उसी तरह के एक्सपर्ट टेक्नीशियन और पायलट की कमी है। आर्मी में 1.5 लाख सैनिक नहीं है, जो भरे जा रहे हैं वह छोटे मोटे अग्निवीर बन के आ रहे हैं, उनकी बात छोड़ दे। तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो भी है, और ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ 5th जनरेशन की होनी चाहिए वगैरह होनी चाहिए, लेकिन जो एक उससे जो सब चीज आता है, क्या मैं आपको रोक रहा हूं सर, क्या ये इस ओर भी इशारा करता है, क्योंकि राफेल आने थे 100 से ज्यादा, लेकिन राफेल आए सिर्फ 26, इस ओर भी इशारा करता है ये? बिल्कुल इसके तरफ भी इशारा है कि राफेल का जो भी आना था, जो कि 4 और 5 प्रेजेंट जनरेशन के बीच में आता है, 4.5 जनरेशन का है, मतलब कि इसका जो स्पीड की बात है, इसका स्टेल्थ यानी छुप के जाने की बात है, इसका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का बात है, इसके द्वारा जो लॉन्च करते हैं वो है नेविगेशन वगैरह वगैरह बात है। लेकिन जो मैं जो कह रहा था, जब बीच में आपने रोका कि इस सब का असर क्या होगा, कि दिखाया जाएगा सरकार और सरकारी महकमे द्वारा, इस प्रेजेंट सरकार के द्वारा। शुरुआती मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तभी से शुरू हुआ था, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के काल से, कि जितने भी सरकारी गवर्नमेंट है, चाहे नवरत्न हो या जो भी हो, ये लोग में लाल फीताशाही ये काम नहीं कर सकते, इसलिए प्राइवेट कंपनी को देना चाहिए, और पीछे से झंडा उठेगा अंबानी अदानी का, और जो भी है यानी DRDO और जितने भी हैं BRD वगैरह, सबको ये लोग ले लेंगे और मुफ्त में। ये मुझे नजर आ रहा है, बहुत चंद समय में इसकी घोषणा हो सकती है। ये आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है, और आपकी वो बात भी एक तरीके से सही साबित होती हुई दिख रही है कि नोबेल लेने के लिए किस तरीके से ट्रंप ने पूरा परपंच रच रखा है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें तो राफेल पर बताया जा रहा फ्रांस भी कोई रिपोर्ट तलब कर रहा है। फ्रांस भी कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इससे बातें नहीं कर रहे हैं, मैं भी बातें नहीं कर रहा हूं, चाहे मेरा अपना कुछ निजी बातें भी उसमें नहीं करता हूं, मैं कहता हूं नहीं पता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड ओवर में ये घूम रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है, फ्रांस का वो जानना चाह रहा है किस हालत में हो। तो ऐसा लगता है, मैं पहली बार यहां मतलब कह रहा हूं कि हमारे भी कुछ जहाज मारे गए, हालांकि हमारे पायलट सुरक्षित है, और हमने जो मारा उसकी तो हमने चर्चा की हुई है, दोहराने की जरूरत नहीं है। और इसमें फ्रांस चाह रहा है, चीन को भी डिटेल चाहिए, वह भी फ्रांस के पास जा रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी 5 जहाज कह रहे हैं, कोई 6 कह रहा है, जिसमें 1 या 2 या 3 राफेल हो, बाकी में MiG-29 हो, वो सब हो। तो अभी तक की जहां तक है, सुखोई का वर्षन जो हमारे पास है 34, चाहे वह रशिया के पास हो, हमारे पास हो, यहां तक कि यूक्रेन के पास है, वह बड़ा ही विश्वस्त है, USSR के जमाना का बना हुआ, और उसका जो एडवांस किया गया है, जो उसमें एडिशन कर गए हैं, वह सबसे ज्यादा विश्वस्त है। और हम राफेल के पीछे भाग रहे हैं, वो भी 5 स्क्वाड्रन आया था, 2 या 2.5 स्क्वाड्रन ला के खुश हो रहे हैं। हमें फिर से रशिया के पास जाना होगा सुखोई 57 के लिए, S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के लिए, और दूसरी चीजों के लिए, ताकि जो चीज अमेरिका से या चीन से जो पाकिस्तान के पास जा रहे उसकी बात हम पूरी कर सकें, और जो हमारे एयर चीफ मार्शल AP सिंह और बाकी लोग कर रहे हैं, और जो कमियां जो सामने नजर आ रही हैं, उसकी हम क्षतिपूर्ति कर सकें। जी, क्या सेना का सांप्रदायिकरण हो चुका है सर, और ये चर्चा क्यों चल रही है? और इस चर्चा के साथ जब ये तस्वीर सामने आती है कि राम भद्राचार्य से आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी मिलते हैं बावर्दी, तो शायद और इस पर मोहर लग जाती है। देखिए, बहुत पहले ही, आज से सिर्फ 5 साल पहले ही पूरे सोशल मीडिया पे एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, काफी हाई लेवल के, सिंह कुछ नाम है, पंजाब के हैं, उन्होंने कोर भी कमांड किया, नॉर्दर्न आर्मी भी कमांड किया हुआ है, और उन्होंने भी कहा है कि कोई भी जब एक आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो भी हो, यदि वह वास्तव में देश के लिए है, देश का एक इंस्ट्रूमेंट है, और उसका बड़ा स्पेशलाइज जॉब है, यानी वॉर का काम है, यदि पॉलिटिकलाइजेशन हो, राजनीतिकरण हो, या धार्मिककरण हो, या जातीयकरण हो, या ट्राइबलाइजेशन हो, या कलराइजेशन हो, व्हाइट आर्मी है और ब्लैक आर्मी है, तो समझिए कि वह वास्तव में एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं हो सकता है। आज मैं ये नहीं कहूंगा कि नजर आ रहा है, लेकिन आज जिस ढंग से हो रहा है, हमारे रिटायर्ड विंग कमांडर
अनुपा अनुमा 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 आचार्य ने भी, वो हालांकि कहने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बातचीत हो रखी है। जैसे आपने हमारे सर्विंग आर्मी चीफ की बात की है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की है, वो जाके इस तरह के लोगों से मिलते हैं और अंधविश्वास जो फैलाने का काम करते हैं, अज्ञानता फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों से जाके मिलते हैं, तो लग ही रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से आर्मी का, आर्म्ड फोर्सेस का जो हमने देखा था वन रैंक वन पेंशन को किस तरह से उसका भगवाकरण करके, किस तरह से उसको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अंततः अफसर बनाम जवान के नाम पर जो आधार बनता है, यदि अफसर बनाम जवान करते हैं तो सवाल ही नहीं कि आप आगे एक कदम भी बढ़ सके दुश्मनों के खिलाफ, और यदि आप बाहर में करते हैं तो हमारे ही बाल बच्चे, हमारे ही दोस्त वहां अंदर भी हैं, उसी फौजी के बच्चे हैं, उसी किसानों और मजदूरों के बच्चे हैं, कैसे उनमें वह एकता होगी, कैसे एक दूसरे के लिए लड़ने की बात होगी, वह चीज खत्म होगा। और हमारे देश के लिए इतना बड़ा दुर्भाग्य, वह भी आरएसएस के समय में, जब हमारे लोग समझते थे कि आरएसएस बहुत बड़ा प्रो फौजी है, जबकि बिल्कुल उसका एंटी नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, तभी तो अग्निवीर लेके आए 4 साल के लिए। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है कोलंबिया से। लगता है शशि थरूर सही दिशा में काम कर रहे हैं। कोलंबिया ने पाकिस्तान का जो पहले समर्थन किया था अब वो वापस ले लिया है। अभी 1 या 1.5 घंटा पहले तक मैंने इस पे खोजने की कोशिश की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे तरीकों से, यहां तक कि कोलंबिया का जो उनका अपना वेब पेज है उस पे भी मुझे मिला नहीं। मिला इतना ही कि शशि थरूर कह रहे हैं कि ये लोग समझ गए हैं, कोलंबिया के जो उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या विदेश मंत्री जिनसे बातचीत इनकी हुई थी, और यह मान गए हैं कि उन्होंने गलत कहा है कि शुरुआती दौर में कहा था कि पाकिस्तान के जो नागरिक मारे गए हैं भोले भाले, उनके प्रति इनकी सहानुभूति है, वह नागरिक नहीं, वह आतंकवादी थे। ठीक है, तो कुछ न कुछ तो बातें हुई हैं जो हमारे शशि थरूर कह रहे हैं उसके बाद में दम है, लेकिन उनके तरफ से अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं मिल पाया है। थोड़ा वक्त का तकाजा है, जल्दी जल्दी कुछ खबरें ले लेते हैं सर, माफी चाहूंगा, थोड़ा वक्त का तकाजा है। ट्रंप ने जो दावा कर दिया फिर से एक बार कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि मैंने कहा कि लड़ने वालों के साथ धंधा नहीं करूंगा, और भारत पाकिस्तान की जंग रुक गई। उसको तो जैसे भी हो अब अंदर भी घुस के उसको पकड़ के, यदि नहीं मानता है, नोबेल पीस प्राइज की कमेटी इनको नहीं देते तो शायद उनके भी खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले, 2 हफ्ता पहले, एक जो सर्वे होते रहता है अमेरिका में कि इनकी पॉपुलैरिटी रेट कितना है, तो काफी नीचे घटा के दिखाया था, 30-35%, वैसे ही जैसे बाइडेन के खिलाफ हुआ था। तो इन्होंने कहा था कि जांच कमेटी बिठाऊंगा, इन लोगों ने इस तरह का कैसे लिया, इन्होंने बदमाशी की है, धूर्तता की, उसको मानने को ट्रंप नहीं तैयार है। ट्रंप बड़े ही धूर्त आदमी है और बड़े ही स्वार्थी आदमी, वैसे ही जैसे कोई भी एक तानाशाह होता है, व्यापारी होता है, तानाशाह। तो इसको भी बार बार ये कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, और लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिकी हाथ है, क्योंकि ना इसका पाकिस्तान विरोध कर रहा, ना भारत विरोध कर रहा है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जिस तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर हम पाकिस्तान के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे, लगता है वो तालिबान तो चाइना की गोद में चला गया और उसने अपने यहां पर पाकिस्तान का दूतावास खुलवा दिया। चीन बड़ी तेजी से इस मामले में काम किया है। जैसे ये खबर आया था कुछ दिन पहले कि हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री से टेलीफोन पे बात की है, तो काफी हरकतें हुई हैं, और चीन में बुलाया गया पाकिस्तान के और यहाँ तक ईरान के भी विदेश मंत्री कि आपस से मिलो जुलो और करो, और तालिबान ना कहें, अफगानिस्तान कहें, तो वो भी लोग आए थे। हालांकि इन लोगों ने भी, किसी ने भी पूरी तरह मान्यता नहीं दी है, लेकिन वहां पर देखिए तो चीन का भी, यूएई का दूसरा था, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान का अब चौथा, वहां पे राजदूत नियुक्त किया जा रहा। हालांकि अभी तक राजदूत का नाम इन्होंने नहीं बताया है ऑफिशियल, लेकिन कह रहे हैं कि होगा, और ये करीब 7 या 8 साल के बाद पहली बार बना है। तो पाकिस्तान भले ही इस तरफ से दरकिनार हो रहा हो, लेकिन जहां तक अफगानिस्तान की बात है, तुर्की और आर्मेनिया, अजरबैजान की बात है, अजरबैजान की बात हुई थी कि 3 बदन एक आत्मा वगैरह वगैरह की जो बातें हुई थी कल, जो हमने किया था परसों। तो ये सब चीजें जो है सो पाकिस्तान का भी जो है बाहर का जो प्रचार तंत्र है बड़ी तेज से बात कर रहा है। मैं एक लाइन इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे देश जो अपने देश की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूरा नहीं कर सकते हैं, विदेशों में जाके वहां से शीशा दिखा रहे अपने जनता को कि देखो कि हम कितने बड़े हो गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाय द वे, 1 मिनट, बाय द वे, ट्रंप ने यह कहा
कि हमने जो रुकवाया है युद्ध इन दोनों के बीच में, तो केवल यदि लड़ना ही है तो अमेरिका की महान सेना, जिसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और इसकी महान नेता खुद के बारे में कर रहा है, दुनिया भर में जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, हमारी बात ये लोग कैसे नहीं मानेंगे। जी ठीक है, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आप देख ही रहे थे किस तरीके का तुर्की का बायकॉट किया जा रहा है, लेकिन अब खबरें चल रही हैं कि इंडिगो का टर्किश एयरलाइंस के साथ फिर से 3 महीने के लिए अनुबंध हो गया। पहले 6 महीने की बातें चल रही थी, उसे छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी घटना हुई बलूचिस्तान के अंदर। वहां पर एक शहर पे बीएलए ने कब्जा कर लिया है, वहां के एक कमिश्नर को मार डाला है, वहां के बैंक और तमाम जगह पर जो है उसने एक तरीके से अपना राज स्थापित कर दिया है। क्या सच्चाई है इन खबरों में? खबर तो ये आया है, मैंने देखा है कि बलूचिस्तान या बलोच लिबरेशन आर्मी ने वहां बड़ा जबरदस्त किया, कमिश्नर को तो मार दिया है। सुराब या सोराब उनका, सुराब शहर का नाम है, जिस पर तथाकथित रूप से कब्जा किया। परमानेंट तो कब्जा जैसा चीज नहीं है, लेकिन वहां के बैंक में, वहां के कमिश्नरी में और सब चीज में कर दिया। और वह भी जबकि क्वेटा में उनके आर्मी चीफ, यानी अब तो खैर मार्शल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हो गए हैं, और ये असीम मुनीर घूम रहे थे। तो बलूचिस्तान जहां तक बात है, वह जो पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद से कुछ वर्षों के छोड़ दे, जब तक वहां के पहले प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, वह खुद ब खुद इस तरह की आतंकी चीजों में शामिल नहीं थे। लेकिन उसके बाद से जब से आर्मी का प्रवेश शुरू हुआ, आतंकवाद को इन्होंने प्रश्रय दिया है, तब से इनकी हालत खुद की ही अपने आतंकवादी संगठनों से इनका बहुत बुरा हाल है। चाहे वह यहाँ के तालिबानी हो, पाकिस्तान के तालिबान हो, या अफगानिस्तान के क्षेत्र से हो, या बलूचिस्तान का हो। अब मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में वह जो इनका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां से भी शुरू हो जाए यह चीजें पाकिस्तान में। खबर आज ये भी मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही है कि आज यानी कि 31 तारीख को, बल्कि हर महीने ऐसा किया जाएगा कि भारत के जो पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर वाले राज्य हैं, वहां पे मॉक ड्रिल की जाएगी, वहां पे बत्ती गुल की जाएगी। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई में फायदेमंद होगा या लोगों में इससे दहशत ही पैदा होगी? जो मैंने इसका एक झलक देखा था झारखंड में और दूसरे जगहों से मैंने सुना, देखिए मॉक ड्रिल जरूरी है यदि वॉर की संभावना आती, ताकि जनता समझे, कुछ ना कुछ समझ में आए कि भैया जब सायरन बजता है तब घरों की बत्ती बुझाओ। यदि बहुत बॉर्डर पे हो, वहां संभावना ज्यादा है, तुमने यदि गड्ढे खोद रखे हैं आसपास ट्रेंच टाइप का, तो उसमें जाके जाओ, छुपो जब तक कि दोबारा सायरन ना बजाए, ताकि खतरा खत्म हो गया है। तो ये सब चीजें करे, जैसे कि यूक्रेन में इसकी जरूरत है, चीन नहीं, रूस में इसकी जरूरत है। लेकिन हमारे यहां जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है, वह एक तरह से कहें तो मतलब बेकार का चीज है। जो मैंने देखा जो हो रहा है, हर महीने एक बार किया जाएगा, दिखाने का है, और पूरी ना पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो फांसीवाद का है, बाकी जुमले कमजोर पड़ रहे हैं। यहां तक कि सिंदूर वाले में भी जो घरों घरों में जाके बांटने की बात हो रही, सुनने में यह भी आ रहा है कि लोग इसका इतना विरोध कर रहे हैं कि भाई मेरा पति देगा, बाहर वाले कैसे देंगे, और वो सब मिला जुला के हो रही। जी, माफी चाहूंगा, बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से आपने तमाम चीजों पर रोशनी डाली। वक्त का थोड़ा तकाजा, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।